वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट अवेटेड टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है CAA। तो अपन न्यूज़ में तो चल रहा है पर न्यूज़ में काफ़ी इररिलेवेंट चीज़ें भी चलती हैं, इररिलेवेंट जो एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होती। हम लोग देखेंगे ओनली फॉर एग्ज़ाम्स के लिए अपने लिए क्या निकल के आ रहा है और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सारी ये चीज़ें, और एक पॉजिटिव डिबेट क्या होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल डिबेट क्या होनी चाहिए, उसको जानेंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल कॉजेज़। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी से परे अपने को टॉपिक समझना है क्या है, भारत में नागरिकता के प्रावधान क्या हैं, और सारे मिथ जो हैं, कई लोगों को मिथ है कि सारी मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, तो सारी मिथ इसमें दूर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 2019 में 6ठी बार हुआ। इससे पहले हमारे भारत में सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 सिटीजनशिप देने का काम ये करता है। देखिए, जब संविधान बना था तब ये नहीं पता चल रहा था यार किसको नागरिकता दें किसको ना दें, कितनी भाषण मची है, कुछ पाकिस्तान जा रहे हैं कुछ वापस आ रहे हैं ना, तो अब ये था नहीं। तो ये मामला छोड़ दिया गया था संसद पे कि संसद समय समय पे कानून बनाए कि किसको नागरिकता देनी किसको नहीं। तो सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में, नागरिकता अधिनियम। फिर इसमें 6 बार अभी तक परिवर्तन किया। क्या कब कब एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए 1986 में इसमें परिवर्तन हुआ पहला, जब असम अकॉर्ड साइन हुआ था। फिर 1992 में किया गया इसमें, फिर 2003 में किया गया है, 2005 में किया गया, 2015 में, और ये अंतिम 2019 में हुआ है। तो सिटीजनशिप में अभी तक 6 बार अमेंडमेंट हुआ है, आपको ये याद रखना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया था, उसमें 6 बार परिवर्तन हुआ, 86, 92, 3, 5, 15, 19। तो ये तो आपके प्रीलिम्स के लिए पहली चीज़ समझ में आई। दूसरा, CAA का उद्देश्य क्या है भैया? तो देखिए, CAA का मुख्य उद्देश्य है, बॉर्डर तो भारत के देखिए बांग्लादेश से भी हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से भी हैं, मालदीव से भी, मतलब मालदीव से तो मैरी टाइम बॉर्डर है, और म्यांमार से भी हैं, पर उनसे नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ म्यांमार नहीं है। प्रीलिम्स के लिए याद रखो, अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो CAA में सिर्फ 3 कंट्रीज़ कवर करी जाएंगी, एक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पहली चीज़, यहाँ के 6 धर्मों को, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी हैं और आपके ईसाई हैं। 6 हो गए कि नहीं हो गए? मतलब सिर्फ आपको इसमें मुस्लिम नहीं दिखेगा। उसका कारण, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, यहाँ सब मुस्लिम ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर्ड है। हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं। पहली चीज़, एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का बेस बनाया गया है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन मतलब अगर लगता है कि ये सब का वहाँ शोषण होता है तो ये अपने देश आ सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सब की, पारसी तो चलो ईरान के हैं, ठीक है, ईसाई, इन सब का लैंड ऑफ जो है वो भारत में ही हुआ है, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, है ना, इसलिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 2 चीज़ें निकल के आई। एक, इसमें अमेंडमेंट 6 बार हुआ है। इसका आप उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको, प्रवासियों को नागरिकता देना है। यह 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। तो ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कब हुआ है? तो अब इम्प्लीमेंट हुआ है ये डेट, इसको आप सही कर लीजिए। मतलब ये चालू तो हो गया था पर इम्प्लीमेंट जो है अब ये कल से हुआ है, तो आपको डेट अभी क्लियर कर लेनी है कि कल कौन सी डेट थी आपकी। मार्च थी। कितनी मार्च थी? 11 मार्च। 11 मार्च से ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नागरिकता जो अधिनियम है 1995 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिचालन में, तो मतलब पूरी तरह से सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे छीनी जाएगी, वो इस एक्ट में दिया हुआ है और समय समय पर सरकार इसमें परिवर्तन करती रहती है जो ज़रूरी होता है। अब देखिए, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों, मतलब जो लीगल माइग्रेंट है, लीगल तरीके से आया, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। देशीकरण के लिए कानून में पहले से ही प्रदान की गई पात्रता शर्तें, जैसे नहीं कि कैसे किसी को सिटीजनशिप मिलेगी, हमारे सब दिया हुआ है, बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन कैसे क्या है, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी की नागरिकता छीनेगी नहीं। देखिए, गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण भी है कि भारतीय नागरिकों पर ये लागू नहीं है। CAA किस पे लागू नहीं है? अब जैसे इंडियन सिटीजन कौन होगा? जिसके भी माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है, माता पिता का जन्म, तो उसको नागरिकता यहाँ मिलेगी। माता पिता का जन्म अगर 1971 के बाद हो, चाहे असम में, तो वो दिक्कत है। पूरे भारत में अगर उनके माता पिता, उनके डिसेंडेंट यहीं के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो माइग्रेंट आए हैं, माइग्रेंट दूसरे देश से आए हुए हैं, उनके लिए लगाया गया, ठीक है। एक सेकेंड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया है ना, वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये याद रखो, बस CAA का एक उद्देश्य है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ के लिए नॉन मुस्लिम्स को क्या देना? सिटीजनशिप देना। वो भी एक कंडीशन है,
देखिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिककरण, क्या बोलते हैं प्राकृतिककरण, सीएए के बाद और सीएए के पहले में क्या अंतर है, पहले इसको समझिए। देखिए, सीएए के पहले क्या था, किसी भी नागरिक को, माफ़ कीजिए, किसी भी फॉरेनर को मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, या इलीगल माइग्रेंट ना हो, जो इलीगल माइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है, मतलब लीगल माइग्रेंट हो, ठीक है, विदेशी हो, मान लिया विदेशी है, ठीक है, विदेशी का मतलब भारत के पड़ोसी देश से भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब से। अगर वो 12 साल भारत में रहता था, कितने साल, 12 साल, कैसे, इसमें भी कंडीशन रखी गई थी कि 12 साल उसके हो गए हैं, 12 में से 1 साल उसको, 1 साल लगातार रहना है। लगातार का मतलब 1 साल उसको लगातार रहना। मान लीजिए वो गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया, सर मेरे को नागरिकता चाहिए, वो कहेगा ठीक है, जैसे उसने कहा 11 मार्च आप 2024 को आए रजिस्ट्रेशन करने, क्या 1 साल पहले से भारत में रह रहे हो कि नहीं, वो कहेगा नहीं, तो कहेगा नहीं, 1 साल पहले भारत में कंटिन्यू रहो, प्रमाण दिखाओ कि आप 1 साल से भारत में रह रहे हो, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। तो मतलब समझे कि जिस साल आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसके 1 साल तक आपको भारत में रहना है, पहली चीज़। और पिछले 11 सालों में, 11 साल रहना है, 14 सालों में, 14 सालों में 11 साल आपने भारत में बिताए हो, 14 सालों में 11 साल आपने भारत में बिताए टुकड़ों में। मान लीजिए आप 2 साल यहाँ रहे, 2 महीने बाहर रहे, फिर 5 साल यहाँ रहे, 1 साल बाहर रहे, समझ गए ना। 14 साल में 11 साल आपको टुकड़ों में रहना है और 1 साल रजिस्ट्रेशन कराने में लगातार रहना था। ये पहले था सीए के पहले नेचुरलाइजेशन में। पर अब सीए आने के बाद क्या है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सिर्फ ये उनके लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए। मुस्लिमों के लिए अभी भी ये लगेगा, नॉन मुस्लिम के लिए क्या है कि ये अगर भारत में 2014 से पहले आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ 5 साल रहें, सिर्फ कितने साल, 5 साल रहें, इनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये इनके लिए। और अगर मुस्लिम यहाँ से रह रहा है 5 साल तो नहीं मिलेगा। मुस्लिम के लिए तो अभी ये प्रोविज़न है ना, अब 12 साल अगर रहेंगे ना, हाँ, पर ये लीगल माइग्रेंट के लिए। आप इलीगल हो, अगर आप तारों के नीचे से आए हो, कहीं से आए हो, तो आपको थोड़ी मिल जाएगी ना, ये भी बात समझिए। इलीगल माइग्रेंट के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल माइग्रेंट के लिए, समझ गए ना। कि अगर आप लीगल हो तो आप इस प्रोसेस से ले सकते हो, आप चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको 12 साल रहना है, 11 साल टुकड़ों में, 1 साल लगातार। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, ये सब हैं, और इन 3 देशों से हैं, तो आप 2014 के पहले आए, 5 साल हो गए हैं, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये है जो प्रेजेंट में आ गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के साथ असम समझौता भी न्यूज़ में आ गया, इसको समझ लीजिए क्या है असम समझौता। असम समझौता कहता है 1971 में, आपको पता होगा जब पाकिस्तान, 2 थे ना, एक बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सेना बहुत हिंसक कार्रवाई कर रही थी, मार रही थी लाखों लोगों को। तो 10 लाख लोगों ने असम में शरण ले लिया, असम में घुस गए, क्योंकि बॉर्डर लगता है वहाँ से। अब जब बांग्लादेश बन गया तो उसके अधिकांश लोग तो वापस लौट गए, पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग असम में ही अवैध रूप से रहने लग गए। तो 1971 के बाद जब बांग्लादेशी अवैध रूप से वहाँ रहने लग गए, तो स्थानीय लोगों को लगा यार उनके संसाधन, मतलब उनके जो जंगल है, उनका कल्चर है, उन सब चीज़ों में यार परिवर्तन हो जाएगा, जॉब्स हैं, सब ये लोग ले लेंगे। तो इस तरह जनसंख्या में बदलाव होने लगा और असम के मूल निवासियों में भाषाई, सांस्कृतिक, राजनीतिक असुरक्षा आई, क्योंकि असमी की भाषा असमीज थी और बांग्लादेशी वालों की बंगाली या बंगाली उन पे हावी होने लगी, उनकी डेमोग्राफी बदलने लगी, तो यार खतरा तो उनको लगेगा ही। तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1978 में किसने, आपको ये नाम याद रखना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण ग्राम संग्राम परिषद, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद के हाथों में था। इन लोगों ने आंदोलन करा कि भैया असम के लिए एक समझौता होना चाहिए। और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने और उनको वहीं बसाने की मांग करी। इसी मांग को देखते हुए 15 अगस्त 1925 को, याद रखना है डेट आपको, असम समझौता साइन हुआ था केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में, ठीक है, जिसे असम अकॉर्ड कहते हैं। अब इसमें क्या था भैया, असम अकॉर्ड में ये था कि जो भी 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए हैं, ठीक है, सभी बांग्लादेशी यहाँ से जाना होगा, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं था, चाहे हिंदू या मुस्लिम, अगर वो 25 मार्च 1971 के बाद आएंगे तो भगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में वॉर चल रही है, इसलिए कि भैया ये आप ज़बरदस्ती यहाँ घुस रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप घुसेंगे तो वापस भेजे जाएंगे। और इसमें भी एक कंडीशन और डाली गई कि 1951 से 61 में जो आए हैं वो पूरी तरह से असम के नागरिक बन जाएंगे, वोट देने का भी अधिकार होगा उनको। पर जो 1961 से 71 के बीच में आएंगे, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो गई है पूर्वी पाकिस्तान और उसमें, तो असम आने वाले नागरिकता तो मिलेगी, आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए जाएंगे, मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट नहीं दे सकते भैया। कौन, जो 1961 से 71 के बीच में आए, 51 से 61 में आएंगे सब मिलेगा, ठीक है। और 1971 के बाद आएंगे तो वापस भेजे जाएंगे जिस भी देश से आए, ठीक है। 1971 के अगर बाद आएँ तो उनको तुरंत डिपोर्ट करा जाएगा,
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यो। अब देखिए इसी की पहचान के लिए एनआरसी का मुद्दा आया था असम के लिए, सिर्फ एनआरसी आई थी सिर्फ असम के लिए कि ये पहचानो भैया कौन 25 मार्च 1971 के बाद आया है, तो उसको हम डिटेंशन सेंटर भेजें, वहाँ से फिर वो जिस देश आया होगा वहाँ उसको डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आया होगा तो वो नागरिक है ही है यार। ठीक है, बाकी उसमें भी कैटेगरी है, 1951 से 61 में है तो आप पूरी तरह से नागरिक को वोट भी दोगे, 61 से 71 में है तो वोटिंग नहीं दे सकते, बाकी नागरिकता पूरी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये एनआरसी जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, जिसे सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी तक देश भर में केवल असम में ही एनआरसी को बनाया गया है, सिर्फ कहाँ लगी है, असम में ही। ठीक है, 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 में एनआरसी की अपडेट दी गई है। तो एनआरसी बस सिंपल आपको याद रखना असम के लिए है कि इनके लिए ये पहचान करेगा कि कौन 25 मार्च 1971 के पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन भारत का नागरिक है या नहीं। ये सिर्फ असम में लगा है। मतलब 1951 के इस एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया गया था, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस अनुमान के अनुसार असम में मुसलमानों की आबादी, आप समझिए असम में 34% से ज़्यादा है। इनमें से 85% ऐसे हैं जो बाहर से आए बसे हैं, समझ लीजिए, समझ रहे हो आप, कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट वहाँ घुसे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं जो अलग अलग समय में आते रहे हैं। तो बस इन्हीं की उनको पहचान करनी है एनआरसी में। क्या करनी है, पहचान करनी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम एनआरसी को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। बस एनआरसी का सिंपल मसला है कि असम में जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं 25 मार्च 1971 के बाद आए उनको डिपोर्ट किया जाएगा, यही असम अकॉर्ड है। असम अकॉर्ड समझ गए होगे आई थिंक आप। तो ये थी पूरी कहानी सीएए की। सीएए में किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी, सीएए में बस बनाया गया है कि जो घुसपैठी आते हैं इलीगल तरीके से उनको कंट्रोल करने के लिए ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।